साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को पारित किया और ये रजनेश वर्सेस नेहा के नाम से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के द्वारा लिए जाने वाले मेंटेनेंस के बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। साथियों, महिलाओं को दिए जाने वाले मेंटेनेंस को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं और इन कानूनों में कुछ कानून ऐसे हैं जो हर महिला पर लागू होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म की हो, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ये 3 कानून ऐसे हैं जो हर महिला के लिए लागू होते हैं। इसके अलावा 2 कानून ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म की महिलाओं पर ही लागू होते हैं, किसी अन्य पर नहीं। ये हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट। यानी इन दोनों कानूनों में अगर कोई महिला मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो वो वही हो सकती है जो हिंदू महिला हो। अन्य महिलाओं के लिए ये दोनों कानून नहीं है। साथियों, सामान्यतया ऐसा होता है कि कोई महिला सेक्शन 125 ऑफ CRPC या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, एक से ज़्यादा किसी भी एक्ट में मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और कानून में ऐसी कोई बार नहीं है, कोई ऐसी रोक नहीं है कि कोई महिला अगर एक कानून में मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करे तो वो दूसरे एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती। यानी कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकती है और साथ ही साथ सेक्शन 125 ऑफ CRPC में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ऐसे में जैसा कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया उसमें हुआ कि महिला ने पहले फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 ऑफ CRPC में एप्लीकेशन फाइल की और फैमिली कोर्ट ने उस एप्लीकेशन के तहत मेंटेनेंस जारी करने का आदेश पारित किया और ये आदेश होने के बाद उसी महिला ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और पेंडेंसी ऑफ डाइवोर्स के केस के दौरान उसने मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि जहाँ पर अलग अलग कानूनों में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कोई भी महिला जब कोई एप्लीकेशन फाइल करती है तो ऐसे में जो अपोजिट पार्टी यानी जो हस्बैंड है उसके सामने और कोर्ट के सामने भी ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि अलग अलग कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं या केस अगर किसी एक कोर्ट में डिसाइड भी हो गया है तो क्या उस डिसाइड किए जाने वाले कोर्ट के मेंटेनेंस को कोर्ट दूसरा जिसके सामने एक एप्लीकेशन पेंडिंग है वो कंसिडर करे और किस हद तक करे और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा अगर कोई केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है। इन सारी ओवरलैपिंग सिचुएशंस को डील करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 4-5 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको ध्यान में रखकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की। इनमें सबसे पहला जो कंसिडरेशन के लिए इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो था कि जहां ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है उस केस में क्या होना चाहिए। यानी कोई केस सेक्शन 125 CRPC में पेंडिंग है या डिसाइड हो गया, उसके साथ साथ फैमिली कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन में ये गाइडलाइंस जारी की कि कोई भी केस अगर अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है या एक कोर्ट से डिसाइड हो चुका है तो ऐसी सूरत में कोर्ट को चाहिए कि वो एक कोर्ट से जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है उस मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए उसको एडजस्ट करे, उसको सेट ऑफ करे और उसके आधार पर जो प्रोसीडिंग्स उसके सामने पेंडिंग हैं उस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेंस को डिसाइड करे।
इसके अलावा साथियों सवाल यह था कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। तो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर निर्भर करता है, यानी दोनों व्यक्ति की क्या इनकम है, क्या स्टेटस है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनकी आवश्यकताएं क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर कोर्ट को मेंटेनेंस का क्वांटम निर्धारित करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए क्लेम फाइल करता है या एप्लीकेशन फाइल करता है, उसको पिछले कोर्ट में अगर कहीं उसने एप्लीकेशन फाइल की है उसकी डिटेल उसको देनी चाहिए और उस कोर्ट के केस में क्या डिसाइड हुआ, क्या ऑर्डर पास हुआ, उसकी पूरी डिटेल जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसमें उस कोर्ट को देनी चाहिए। इसके अलावा साथियों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इसमें गाइडलाइंस जारी की है कि जो भी व्यक्ति चाहे वो इसमें क्लेमेंट हो या अपोजिट पार्टी हो, दोनों को अपनी अपनी असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में डिक्लेरेशन देना चाहिए ताकि कोर्ट मेंटेनेंस को निर्धारित करते समय इस बात की पूरी तरह से जांच कर ले कि कहीं जो क्लेम फाइल किया है वो ज़रूरत से ज़्यादा का तो नहीं फाइल किया या उनकी आवश्यकताएं क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मेंटेनेंस निर्धारित करे। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की है कि जो भी इस तरह के केसेस में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट अगर चाहे तो जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री होती है, उस सिविल कोर्ट की डिग्री का जिस तरह से एग्जीक्यूशन होता है उस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाए, यानी उसमें जुर्माने का प्रावधान अगर मेंटेनेंस क्लेम करने के ऑर्डर की पालना नहीं होती है तो किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है या फिर जेल भेजने का प्रावधान या ऑर्डर भी कोर्ट उसमें दे सकता है। तो साथियों ये एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए जो भी मेंटेनेंस के केसेस हैं और अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है उनके कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस जारी की है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके खिलाफ या उसके द्वारा अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस फाइल किया है तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपना केस डील करें। और कोर्ट्स के लिए भी ये ज़रूरी हो गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करे और अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करे और डिस्पोज ऑफ करे। साथियों ये जजमेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।